नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक शांत बाग जहां लोग परिवारों के साथ बैठे हों और अचानक बिना किसी चेतावनी के गोलियों की बरसात शुरू हो जाए। कोई भाग नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता, सिर्फ लाशें गिरती हैं और जमीन खून से लाल हो जाती है। ये कहानी कोई काल्पनिक थ्रिलर नहीं है, ये भारत का इतिहास है। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग का दिन। ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये उस ब्रिटिश साम्राज्य का असली चेहरा था जिसे आज भी कुछ लोग सभ्यता का रक्षक कहते हैं। रविवार का दिन था, बैसाखी का त्योहार। पंजाब के गांवों से लोग अमृतसर आए थे, कोई मेले के लिए, कोई गुरुद्वारे में मत्था टेकने और कुछ इसलिए क्योंकि उन्होंने सुना था कि जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही है। पर उन्हें नहीं पता था कि वो सभा उनका आखिरी पड़ाव बन जाएगी। ब्रिटिश सरकार ने कुछ दिन पहले ही रॉलेट एक्ट लागू किया था, एक ऐसा कानून जो बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता था। लोगों में गुस्सा था, लेकिन डर उससे भी बड़ा। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें दबाने भेजा गया था जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर कोई साधारण अफसर नहीं था, वो भारतीयों को इंसान नहीं समझता था बल्कि एक वाइल्ड मॉब मानता था। उसके विचारों में ब्रिटिश श्रेष्ठता इस कदर भरी थी कि उसने एक बार कहा था, इंडियंस केवल ताकत की भाषा को समझते हैं। यही घृणा उस दिन गोलियों की शक्ल में बाग की फिजा में तैर रही थी। शाम करीब 4:30। बाग में 15 से 20 हजार लोग मौजूद थे, कुछ भाषण सुनने, कुछ बस थकान मिटाने। लेकिन तभी जमीन कांपी, अपनी टुकड़ी के साथ आ गया था। 90 से ज्यादा सैनिक, कुछ के पास मशीन गने। बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, सिर्फ एक संकरी गली, और उसे भी डायर ने बंद करवा दिया। और बिना कोई चेतावनी दिए उसने चिल्लाया, फायर। 1 सेकंड में पूरा बाग युद्ध भूमि बन गया। गोलियां बरसने लगीं, लोग जान बचाने के लिए दीवारें फांदने लगे, कुएं में कूद पड़े। एक 14 साल का लड़का अर्जुन, जो अपनी मां के साथ आया था, डर के मारे मां का हाथ पकड़कर भागा। गोलियों की बौछार में मां छूट गई। अर्जुन उसे ढूंढते ढूंढते कुएं में कूद गया। अगली सुबह उसकी लाश मिली, हाथ अब भी मां की साड़ी थामे थे। कुछ लोग अपने बच्चों को छुपा रहे थे, कुछ चीखते रहे, कुछ सिसकते रहे। गोलियां तब तक चलीं जब तक सिपाहियों की बंदूकें खाली नहीं हो गईं। 1650 राउंड, वो भी निहत्थे थे लोगों पर। न तलवार न पत्थर, सिर्फ आजादी की उम्मीद। शाम ढल चुकी थी, लेकिन बाग की जमीन अब भी गर्म थी। चारों तरफ लाशें थीं। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, कोई अपनी मां को। कुएं में दर्जनों लाशें तैर रही थीं। कुछ लोग जिंदा थे, पर दर्द से आवाज तक नहीं निकाल पा रहे थे। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। डायर के सिपाही गेट पर तैनात थे। कोई डॉक्टर नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं। बाग को एक खुली जेल में बदल दिया गया था, जिसमें इंसान सांस भी नहीं ले सकते थे। रात भर वहीं लाशों के बीच लोग तड़पते रहे। कुछ जख्मों से कराहते हुए दम तोड़ते रहे और कुछ ने अपनों की लाशों के पास बैठे बैठे सुबह का इंतजार किया। सुबह तक अमृतसर में एक डरावना सन्नाटा पसरा था, लेकिन बाग के बाहर अब भी डर और गुस्से का सैलाब था। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंग्रेज सरकार इतनी बेरहमी से अपने ही कॉलोनी सब्जेक्ट्स के साथ पेश आ सकती है। पर यही हकीकत थी। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की। अखबारों पर सेंसरशिप, पत्रकारों पर दबाव और बचे हुए गवाहों को चुप करवाया गया। पर खबरें लीक होने लगीं। मशहूर पत्रकार बेंजामिन हॉर्निमन, जिन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल चलाया, इस नरसंहार की रिपोर्ट छापने के लिए गुप्त रूप से अमृतसर पहुंचे। उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी, उसने ब्रिटेन की अंतरात्मा हिला दी, अगर वो कभी बची थी। लेकिन जब डायर को ब्रिटेन बुलाया गया तो वहां उसे हीरो की तरह स्वागत मिला। लंदन में रईस अंग्रेजों ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया, 26,000 पाउंड्स, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भारतीयों को सबक सिखाया। सोचिए, हजारों लाशों की कीमत ब्रिटिश समाज ने इज्जत में अदा की। भारत में इस खबर से जनता में आग लग गई। गांधी जी, जो अब तक मानते थे कि सत्य और अहिंसा से अंग्रेजों का दिल बदला जा सकता है, इस घटना के बाद उनका भ्रम टूट गया। उन्होंने कहा, अगर अंग्रेज इस घटना के बाद भी नहीं जागे तो अब वक्त है।
कि हम उन्हें झकझोरें। यहीं से जन्म हुआ असहयोग आंदोलन का। रविंद्रनाथ टैगोर, जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने ब्रिटिश वायसरॉय को लिखा, एक देश जो मासूमों की हत्या कर उसे न्याय कहे, उससे सम्मान लेना मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन ब्रिटिश सत्ता को कोई पछतावा नहीं था। डायर ने जब हंटर कमेटी के सामने गवाही दी तो उसने साफ कहा, मैंने उन्हें दंडित करने के लिए किया। I wanted to produce a moral effect. I would do it again. एक हत्यारा जिसे न अफसोस था न शर्म बल्कि गर्व। हंटर कमेटी ने एक कमजोर रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा, डायर ने थोड़ी ज्यादा सख्ती दिखाई, लेकिन न कोई मुकदमा चला न जेल हुई। ब्रिटिश संसद में चर्चिल जैसे कुछ नेताओं ने इस घटना को मॉन्स्ट्रस कहा, लेकिन जब इंसाफ की बात आई वही संसद चुप रही। जलियांवाला बाग की घटना ने भारत में एक क्रांति जगा दी। सिखों की तलवारें, हिंदुओं की आवाजें और मुसलमानों की दुआएं अब एक साथ थीं। एक ही नारा गूंजा, अब बहुत हुआ, अब आजादी चाहिए। यह नरसंहार अब सिर्फ एक घटना नहीं था, यह पूरे आजादी आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बन गया था। सालों बाद जब भारत आजाद हुआ और जलियांवाला बाग को स्मारक बनाया गया, तब भी वहां एक सन्नाटा था। वही कुआं था जहां लोग कूदे थे, वही दीवार थी जिस पर गोलियों के अनगिनत निशान थे, और वही मिट्टी थी जिसमें अब भी वो सवाल दफन हैं। क्या कोई माफी उन चीखों को मिटा सकती है? क्या कोई न्याय उन गोलियों की गूंज को खामोश कर सकता है? क्या ब्रिटेन ने कभी असली इंसाफ किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी कोई सत्ता इतनी नफरत में अंधी हो सकती है? अगर इस कहानी ने आपको झकझोर दिया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। इतिहास तभी जिंदा रहता है जब हम उसे दोहराते नहीं, याद रखते हैं। नीचे कमेंट में बताइए, क्या डायर को फांसी मिलनी चाहिए थी? क्या ब्रिटेन को आज भी भारत से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए? और क्या आज की दुनिया में ऐसा नरसंहार दोबारा हो सकता है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।